पाकिस्तान में जब आप बाहर जाएं, लोगों से बात करें, तो पहला सवाल आपसे ये होता है कि किस तरह से हमें हकूक़ मिलेंगे, एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म होगी, इस्तेहसाल ख़त्म होगा, और किस तरह से जो लोग हम पे जबर कर रहे हैं उनसे हमारी जान छूटेगी। तो जवाब उसका कैसे देना है, या किस तरह सियासी पार्टियों से, हुकूमत से, रियासत से, इदारों से अपने हकूक़ लेने हैं, उसका जवाब मेरा ख़्याल है बांग्लादेश के अवाम ने दिया है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इंटरनेट सर्विस बिल्कुल बंद है, सड़कें जैम हैं, इकॉनमी जैम है, इसके अलावा राइटिंग चल रही है, टीयर गैसिंग हो रही है। उसके बावजूद ये एहतजाज ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, ये एक्सप्लेन करते हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में किसी को भी बांग्लादेश के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है कि वो डिस्कस होता ही नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो 47 से 71 तक आपका पार्ट रहा, उसकी लोकल सियासत में क्या हो रहा है, इस पर कोई बहस नहीं होती। आज ज़रा आपको बताते हैं कि वहाँ पर एहतजाज जो हो रहे हैं उसकी वजह क्या है और उसमें हमारे लिए लेसन क्या है, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बांग्लादेश के अंदर अब तक की इतलात के मुताबिक डेली स्टार रिपोर्ट करता है, जो उनका टॉप पेपर है, कि 131 लोगों की जान जा चुकी है, 131 पीपल हैव डाइड। साथ साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद है। 14 जुलाई से ये एहतजाज शुरू हुए हुए हैं। ये एहतजाज हो क्यों रहे हैं? ये इसीलिए हो रहे हैं कि कोटा रिफॉर्म मूवमेंट चल रही है। कोटा रिफॉर्म मूवमेंट क्या है? वो ये है कि 2018 के अंदर क्या होता है कि कोटा रिफॉर्म मूवमेंट पे एहतजाज इसीलिए शुरू होता है यूनिवर्सिटीज़ से, यानी कि ढाका यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी वहाँ की, मौलाना भाषानी यूनिवर्सिटी, उसके स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें से 30% नौकरियां फ्रीडम फाइटर्स जो कि 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़े उनके बच्चों को जाती हैं, जो कि गलत है। उनको मेरिट पे compete करना चाहिए। तो ओवरऑल 56% ऑफ द इंटायर गवर्नमेंट जॉब्स आर रिज़र्व्ड फॉर कोटा सिस्टम, यानी कि 56% सीटों पे तो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते अगर आप एक कॉमनर हैं बांग्लादेश में। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 44% बचता है कम्पीट करने के लिए। तो 2018 में एहतजाज शुरू हुआ था। पहले जो पहली मूवमेंट थी, इसकी डिमांड ये थी कि 10% पे इसको लेके आएँ, और इसके अलावा वेकेंट पोजीशन जो हैं वो मेरिट के तहत फिल की जाएं, कोटा के तहत नहीं। उस वक्त हसीना वाजिद जो 2008 से लेके अब तक बांग्लादेश को लीड करती आ रही हैं, उन्होंने इस प्रेशर को मान लिया और डिज़ोल्व कर दिया, अबॉलिश कर दिया कोटा सिस्टम को, क्योंकि इलेक्शन सर पे था। लेकिन अब आकर इस साल इलेक्शन होने के बाद होता क्या है? होता ये है कि 1 जुलाई को गवर्नमेंट दोबारा से कोटा सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा देती है, क्योंकि 5 जून को हाई कोर्ट का फैसला आता है कि जो कोटा था 30% का फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए और उनके लिए, उसको हम दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं। अब इस पर एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाती है। आगे किस तरह से चीज़ें चलती हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि बांग्लादेश की रियासत किस तरह की रियासत है। रीसेंट इलेक्शन के बाद इसको 1 पार्टी स्टेट कहा गया। वहाँ पर डिसेंट को कुचल दिया जाता है, और साथ साथ वहाँ की तारीख़ अगर हम डिस्कस करें तो 1971 के बाद 75 में असैसिनेट किया जाता है शेख मुजीब को, क्योंकि उससे पहले वो एक पूरा मुल्क जीतने में कामयाब हुए थे पाकिस्तान से, क्योंकि उनका इस्तेहसाल हो रहा था। तो 1971 में पाकिस्तान से एक मुल्क जीतने के बाद बांग्लादेश बनता है। 75 में शेख मुजीब को असैसिनेट करके मिलिट्री रूल का आगाज़ हो जाता है, और उसके बाद 1990 तक मिलिट्री रूल चलता है, यानी कि आमिराना हुकूमतें रहती हैं। और 1971 में एक ऐसी आवाम जिसने मैस लेवल के ऊपर एक प्रोटेस्ट और मूवमेंट चलाई और मुल्क लिया, वही बाहर निकलते हैं 1990 में, और पब्लिक आउटरीच के तहत मिलिट्री रूल को ख़त्म करवाते हैं। आप बांग्लादेश के लोगों की कॉन्शियसनेस देखिएगा कि जितना भी जबर उन पे होता रहा, एक चीज़ नहीं छोड़ी, और वो था रेजिस्ट करना। आज तक रेजिस्ट करते हैं, तब भी किया। 1990s में 2 पार्टियां उभर के सामने आई। बांग्लादेश की अवामी लीग, जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, सेंट्रिस्ट पार्टी है हसीना वाजिद के अंडर, और साथ साथ नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश BNP, जो कि सेंटर राइटिस्ट है खालिदा ज़िया के अंडर, जो कि जमात इस्लामी की एलाई भी थी उस टाइम पे, जिन पे एक्यूजेशन लगती है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे 71 की वॉर में, इसीलिए बहुत से लोगों को डेथ पेनल्टी भी दी गई थी। तो 1996 और 2001 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। 2004 में हसीना वाजिद के ऊपर असैसिनेशन की अटैम्प्ट की जाती है, इल्ज़ाम लगता है खालिदा ज़िया की नेशनलिस्ट पार्टी के ऊपर। उसके बाद में दोनों पार्टियां लड़ना शुरू कर देती हैं, और एक सर्कल शुरू हो जाता है आपस में लड़ाई का। तो अब बांग्लादेश 1 पार्टी स्टेट कैसे बन गई, किस तरह से उसको डिक्टेटोरियल कहना शुरू कर दिया लोगों ने? वो इसीलिए कि 2007 और 8 में जब डिक्टेटरशिप आई,
उसको दोबारा एहतजाज करके एक्सटर्नल प्रेशर पे ख़त्म किया गया। 2008 का इलेक्शन हुआ, अवामी लीग की हसीना वाजिद जीत गई। उसके बाद से 2024 तक यानी कि आज तक हसीना वाजिद की हुकूमत है और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हर डेमोक्रेटिक नॉर्म को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। कैसे रख दिया? 2014 के इलेक्शन से बिल्कुल पहले जो कवानीन थे कि इंटरिम सेटअप आया करेगा, यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और वो इंतखाबात इलेक्शन करवाएगी, उसको ही हसीना वाजिद ने ख़त्म कर दिया। तो 2014 में ये करने के बाद खालिदा ज़िया को हाउस अरेस्ट करवा दिया, अपोजिशन के लोगों को उठाना शुरू कर दिया, इलेक्शन में रिगिंग करवाना शुरू कर दी। तो इस तरह से उस वक्त भी बांग्लादेश के अवाम ने रेजिस्ट किया, घर नहीं बैठे रहे, ट्विटर पे ट्रेंड नहीं चलाए, मजाक नहीं करते रहे, मीम्स नहीं बनाते रहे, बल्कि यूनिफाई होकर एहतजाज किया, वायलेंस हुआ, प्रोटेस्ट हुए। 21 लोगों की जान गई लेकिन लड़ नहीं पाए हुकूमत से और हसीना वाजिद की हुकूमत बन गई झूठे और जाली इलेक्शन से। तमाम अपोजिशन ने इलेक्शन का बायकॉट कर रखा था, जिसकी वजह से 2014 में 153 सीट्स तो वैसे ही अनकंटेस्टेड हसीना वाजिद की हुकूमत जीत गई, क्योंकि वहाँ पर कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो इस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिली। उसके बाद में 2014 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल करने के लिए ये लोग जजेस की इम्पीचमेंट का बिल लेकर आ गए। आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट की पावर को भी छीनना शुरू कर दिया, जबकि कोई भी डेमोक्रेसी सेपरेशन ऑफ पावर के बगैर डेमोक्रेसी होती ही नहीं है। मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी पढ़ लीजिए। डेमोक्रेसी डिफ़ाइन ही ऐसे होती है कि मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस के मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं और वो एक दूसरे के ऊपर चेक रखेंगे ताकि हर कोई एक दूसरे की स्क्रूटनी में काम करे, इतना आज़ाद ना हो जाए कि अनचेक्ड पावर मिल जाए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेशर में ले आए और ये कल को जाके हमने देखा, अभी कुछ सालों पहले एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बांग्लादेश से भागना पड़ गया था क्योंकि वो इतने प्रेशर में आ गए थे। तो आगे चल के 2016 के अंदर ये एनजीओ की रेगुलेशन का बिल लेकर आ जाते हैं, जो कि राज था बांग्लादेश की जो है वो डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का। उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि फ़ंडिंग लेने से पहले हमसे 1000 अप्रूवल्स लो, हमारे अम्ब्रेला के अंडर काम करो। साथ साथ सोशल मीडिया पे हेटरेट फैलाने के लिए तमाम इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स की आवाज़ें बंद करने के लिए हेट कैंपेन्स चलाई जाती हैं। साथ साथ ड्रैकोनियन लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है 2018 के अंदर हसीना वाजिद की हुकूमत की तरफ से, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत 2500 केसेस किए जाते हैं मुख्तलिफ जर्नलिस्ट पे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट के ऊपर, इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर, ताकि उनकी ज़ुबान बंद रहे और हम खामोशी से रूल करते रहें। तो इस तरह से 2018 के इलेक्शन से पहले 17 साल जेल की सज़ा दी जाती है खालिदा ज़िया अपोजिशन लीडर को, और इलेक्शन फिर से रिग करवाया जाता है बैलेट बॉक्सेस भर के, जो पाकिस्तान में आम काम होता आ रहा है ना शुरू से। 70 का इलेक्शन छोड़ के बाकी हर इलेक्शन में यही हुआ। अभी रिसेंट इलेक्शन में भी यही हुआ कि किस तरह से 18 में आरटीएस बैठाया गया था, 24 के अंदर जो फॉर्म 45 और 47 की हुकूमत मुसल्लत कर दी है। तो वहाँ भी यही हो रहा है कि वहाँ पर भी इसी तरह से 2018 में अवामी लीग 288 सीट्स जीत गई आउट ऑफ 300 में से 288 सीट्स वो जीत गए। और खालिदा ज़िया इतनी बीमार हो गई, जेल में पड़ी पड़ी, कि उनको छोड़ना पड़ गया डर के। और उसके बाद में तारिक रहमान बीएनपी पार्टी को लंदन बैठ के लीड कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अपोजिशन करना ही पॉसिबल नहीं छोड़ा हसीना वाजिद ने। जिस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी लीडर लंदन भागने पे मजबूर हो जाते हैं ना, इसी तरह यहाँ पर भी ये है। इनफैक्ट पाकिस्तान का तो नाम भी लंदन में रखा गया था। आज तक ऐसे है कि मार्शल लॉज लगते हैं, लीडर बाहर भागते हैं, या इस्टेब्लिशमेंट की मार पड़ती है, बाहर भागते हैं। खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, नवाज़ शरीफ को बाहर भागना पड़ा जब उसको छोड़ा गया। अब पता नहीं ये कब तक बैठते हैं, लेकिन अगर ये मुल्क से बाहर नहीं जाते तो वो अनोखी बात होगी। अदरवाइज़ लंदन ही पाकिस्तान का सेकंड घर रहा है हमेशा से लीडरशिप का। इसी तरह बांग्लादेश में हम देख रहे हैं होते हुए। तो ये वो टाइम था जब 2018 में कोटा रिफॉर्म मूवमेंट का आगाज़ हुआ कि सरकारी नौकरियों पे स्टूडेंट्स का, आम आदमियों का हक है। उसकी वजह है कि बड़े नंबर पे लोग अनएम्प्लॉयड भी थे। वो और बात है कि बांग्लादेश ने 15 मिलियन लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है 2006 और 21 के दरमियान। वो और बात है कि वहाँ पर NGOs के तहत एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ख़वातीन को एम्प्लॉयमेंट मिली, लिटरेसी मिली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि आप सिविल लिबर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करके डिक्टेटरशिप नाफिज कर दें। और उस डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से उठ के, ढाका यूनिवर्सिटी से, राजशाही यूनिवर्सिटी से, मुख्तलिफ़ जगहों से उठ के एहतजाज को लीड करने का आगाज़ किया। हमारी यूनिवर्सिटियों में यहाँ पर यह पढ़ाया जा रहा है कि 95% औरतें जाहिल होती हैं। यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स का, शार्लटन्स का राज है। डम किया जा रहा है आवाम को, और बच्चों के दिमागों में सिर्फ
भूसा भर के उनको बताया जा रहा है कि आपने रेजिस्ट नहीं करना, क्रिटिकल थिंकिंग नज़र नहीं आती। लेकिन बांग्लादेश को देख कर शर्म आती है कि एक ऐसा मुल्क जो 71 में हमसे आज़ाद हुआ, उसका तालिब इल्म हमसे 1000 गुना ज़्यादा कॉन्शियस है, क्योंकि वो किसी लीडर के लिए मरने के लिए सड़क पे नहीं आ रहा, अपने लिए मरने आ रहा है, अपने राइट्स के लिए आ रहा है, किसी कल्ट का शिकार नहीं है। हमारे यहाँ पे नौजवानों से पूछो, वो कहते हैं उसके लिए मर जाएंगे, उसके लिए मर जाएंगे। भाई अपने लिए मरोगे कभी? अपने लिए मरने का सोचा है कभी? किसी ने नहीं सोचा। वहाँ पर एक राइट्स मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, हमारे यहाँ पे सिर्फ कल्ट मूवमेंट निकलती है हमेशा। किसी दौर में भुट्टो के लिए लोग अपने आप को आग लगा रहे थे, किसी दौर में नवाज़ शरीफ के लिए मारें खा रहे थे, अब इमरान के लिए सर दड़ की बाजी लगा के मुल्क जलाने को तैयार हैं। अपने लिए नहीं लड़ना कभी भी। उसके लिए चाहिए कॉन्शियसनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, दिमाग और कल्ट मेंटालिटी से आज़ादी, जो कि मिल नहीं सकती। चे गेवारा ने कहा था ना कि लिबरेटर्स डू नॉट एग्जिस्ट, पीपल लिबरेट देमसेल्व्स। आज़ाद करवाने वाले एग्जिस्ट नहीं करते, लोग अपने आप को ख़ुद आज़ाद करवाते हैं। ये बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को मालूम है, पाकिस्तानियों को मालूम नहीं है। तो रिसेंटली जब हाई कोर्ट से फ़ैसला आता है, गवर्नमेंट दोबारा कोटा इंट्रोड्यूस करवाती है, स्टूडेंट्स के राइट्स पर हक मारा जाता है, तो उसके बाद में हसीना वाजिद साहिबा 14 जुलाई को टीवी पर आकर क्या कहती हैं? वाई डू स्टूडेंट्स हेट फ्रीडम फाइटर्स? आज़ादी की जंग लड़ने वालों से ये तालिब इल्म नफ़रत क्यों करते हैं इतनी? इफ़ फ्रीडम फाइटर्स डू नॉट गेट कोटाज एंड जॉब्स देन हु शुड गेट देम? रज़ाकार्स। तो वो ये कहती हैं कि अगर फ्रीडम फाइटर्स को ये नौकरियां नहीं मिलती उनके बच्चों को, तो फिर किन को दी जाएं? रज़ाकार्स को दी जाएं। अब रज़ाकार की जो टर्म है वो बांग्लादेश में गाली के बराबर है, क्योंकि स्लैंग है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने 71 में फ्रीडम मूवमेंट के ख़िलाफ़ जाके पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। यानी कि हसीना वाजिद ये कहती हैं कि जो तालिब इल्म आज कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ है वो गद्दार है। हमारे यहाँ भी यही होता है ना कि जो आज़ादी की बात करे, जो राइट मांगे अपना, जो अपने हकूक़ के लिए बाहर आए, उसको गद्दारी का फतवा लगाओ और बाहर निकाल दो, बस मारो उसको। तो यहाँ भी यही हुआ कि गद्दारी का सर्टिफिकेट उसने थमाया। स्टूडेंट्स ने कहा होती कौन है ये बात करने वाली? इस बात के ऊपर मज़ीद क्लैशेस इरप्ट कर गए और नारा क्या बनाया स्टूडेंट्स ने, जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ बंगाली से। हु एम आई, हु आर यू? मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? रज़ाकार्स, रज़ाकार, हम सब रज़ाकार हैं, यानी कि हम सब गद्दार हैं। हु सेज़ दैट, हु सेज़ दैट, ये कौन कहता है, ये इल्ज़ाम कौन लगाता है? द गवर्नमेंट, द ऑटोक्रेट, हुकूमत और उस पर राज करने वाली एक डिक्टेटर। तो इस बात को, इस बयान को बर्दाश्त नहीं करते वहाँ के तालिब इल्म, और बाहर निकल कर आकर एहतजाज करते हैं। और दिखाई ये देता है कि बांग्लादेश के अवाम इनकार कर देते हैं कि हमारे हक़ पे आप टाका नहीं मार सकते। ये वो बांग्लादेश है जहाँ 20,000 अपोजिशन के लोगों को 2018 के इलेक्शन से पहले अरेस्ट किया गया। ये वो बांग्लादेश है जहाँ पर 2009 से 18 के दरमियान 2000 लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशल तरीके से मार दिया गया, किलिंग की गई उनकी, और 109 को लापता किया गया। ये वो बांग्लादेश है जहाँ माइनॉरिटीज़ का 8%, हिंदूज़ का 8% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये हशर है कि 2017 में सिर्फ 107 हिंदुओं को मारा गया, 31 को डिसअपीयर किया गया, 780 को मुल्क छोड़ने पे मजबूर किया गया, 235 टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिए, 25 ख़वातीन का रेप किया। ये वो मुल्क बांग्लादेश है जहाँ मोहम्मद यूनुस, जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था ग्रामीण को हेड करने की वजह से, और वहाँ माइक्रो फाइनेंस बैंक के तहत एक बड़ी पब्लिक सर्विस की वजह से उसको अरेस्ट किया गया और उसके ख़िलाफ़ केसेस बनवाए गए। इतने रिप्रेशन के बाद कोई फ्री मीडिया नहीं है, कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, कोई ऑटोक्रेटिक हुकूमत से बच नहीं पा रहा, फिर भी ये लोग बाहर आए हैं। ये साबित करता है कि अगर आपके अंदर क्लैरिटी और नेशनहुड और इंटीग्रेशन और कंसेंसस होना, तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता आपको। हालांकि आप ये देखिए, इवन इलेक्शन के बॉयकॉट का आप निज़ाम देखिए। 2024 का जो इलेक्शन, जो कि ये अभी जीत कर आई हैं, 75% सीट्स जीती इन्होंने, एक बार फिर से बीएनपी ने बॉयकॉट किया था, जिसके बाद वन पार्टी स्टेट कहा गया बांग्लादेश को। इसमें सिर्फ 28% लोगों ने वोट डाला, बाकियों ने कहा हमने डालना ही नहीं है वोट तुम्हें। ये वो अवेकनिंग है जो किसी भी हजूम को कौम बनाती है, और हम हजूम के हजूम ही रह गए और वो लोग कौम बन गए। इसके साथ साथ अब तक 130 लोग जाने दे चुके हैं, और उसका रिज़ल्ट देखिए आखिर में जीता कौन? यही स्टूडेंट जीते। 7 अगस्त को फ़ैसले की सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट में के फ़ैसले की सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो कोर्ट जल्दी खुली। इतवार को वो कोर्ट खुली, और वो कोर्ट खुलने के बाद फ़ैसला क्या आता है
21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट दोबारा से मेरिट परसेंटेज को इंश्योर करती है और कहती है कि 30% फ्रीडम फाइटर्स के लोग, जिसको हसीना वाजिद अपने ही क्रोनीज़ के दरमियान बांट रही थी ताकि उसको वोट मिलते रहें, क्योंकि अवामी लीग के लोगों से ही ताल्लुक़ था फ्रीडम फाइटर्स का, और वो बीएनपी को अक्यूज़ कर रही थी कि ये जमात इस्लामी के सपोर्टर हैं, इसीलिए ये सब गद्दार हैं। तो कोर्ट ने पब्लिक प्रेशर में आके उस 30 को 5% कर दिया और अब 93% सरकारी नौकरियां बांग्लादेश का नौजवान मेरिट का इम्तिहान दे के हासिल कर सकता है। तो जो 55 से 56% कोटा सिस्टम था वो कम होके 7% पे आ गया। रियासत के इदारों ने घुटने टेक दिए तालिब इल्म की ताकत के सामने। सिर्फ़ और सिर्फ निहत्ता तालिब इल्म जिसका जज्बा था सिर्फ और क्लैरिटी थी और कल्ट नहीं थी दिमाग में, वो किसी के लिए मरने नहीं आया था। 131 लोगों ने किस लिए जान दी? गवर्नमेंट नौकरी का कोटा कम करने के लिए। 2018 में उन्होंने रोड सेफ्टी के लिए एहतजाज किया, जाने दी कि सड़क पे चलने के लिए एक बेहतर निज़ाम लेके आओ। पाकिस्तान अगले 50 साल तक भी इन इशूज़ पे एहतजाज नहीं कर सकता। इतना कॉन्शियस है एक बंगाली स्टूडेंट। मुझे तो इतनी इंस्पिरेशन फ़ील होती है कि अगर इस तरह का दिमाग वहाँ पर हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, कि लोग अपना हक छीनने के लिए सैकड़ों में जाने देने के बाद भी नहीं रोक रहे। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आता है, इसके बाद एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ अभी। वो ये कह रहे हैं कि जितने स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया है पहले उनको भी छोड़ो और होम मिनिस्टर रिज़ाइन करे क्योंकि इसने हमारे खिलाफ वायलेंस करवाया है, उसके बाद हम धरने ख़त्म करेंगे। आज तक एहतजाज कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो सियासतदानों का टूल नहीं बने। नीचे ने कहा था कि पॉलिटिशियंस डिवाइड्स मैनकाइंड इनटू 2 क्लासेस, टूल्स एंड एनिमीज़। सियासतदान 2 हिस्सों में बांटते हैं आवाम को, या टूल जिसको इस्तेमाल करके फेंक दिया, या एनिमी या दुश्मन। ये लोग टूल नहीं बने। हमारे यहाँ पे हम हर सियासतदान के, हर इस्टेब्लिशमेंट की तारीख़ में जितनी शख्सियात आईं उसके टूल बन के रह गए। उसके लिए मरने के लिए तैयार रहे, अपने हकूक़ के लिए कुछ नहीं किया। कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांगा, किसी से उसका प्लान नहीं मांगा, किसी से टीम नहीं देखी उसकी, सिर्फ शख्सियत परस्ती में मारे गए। तो आज तक आपको ये दिखाई देता है कि कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटियों से उठते हैं, मुल्क का पहिया जाम करते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं, पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद हो जाता है, जानें चली जाती हैं, टीयर गैस खाते हैं, लेकिन कहते हैं हक चाहिए हमें। तो हमारे लिए इसमें लेसन ये है कि आप जो हम जैसों से पूछते हैं कि तुम सलूशन नहीं देते, सलूशन तो तुम हो। अगर तुम्हें नाइंसाफ़ी पे गुस्सा ही नहीं आता तो फिर तुम किससे गिला करते हो, किससे सलूशन मांगते हो? चे गेवारा ने कहा था कि इफ़ यू डोंट ट्रेम्बल विद इंडिग्नेशन ऑन एवरी इनजस्टिस देन यू आर नॉट माई कॉमरेड, एंड इफ़ यू ट्रेम्बल विद इंडिग्नेशन ऑन एवरी इनजस्टिस देन यू आर अ कॉमरेड ऑफ माइन। चे गेवारा ने कहा था कि हर नाइंसाफ़ी पे अगर तुम्हें गुस्सा नहीं आता और तुम गुस्से से कांपते नहीं हो तो तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। तो अगर पाकिस्तान में होने वाली रिपीटेड लेजिस्लेशंस जिस पे आवाम के ही गलों पे ये वही लोग सवार हो गए जिनको इस्लामाबाद ने बिठाया जाके वोट दे के, और सिविल लिबर्टीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया और लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो भाई हम क्या सलूशन दें? हम क्या सलूशन दें? सलूशन तो आपने देना था। जंजीरें तो आपने तोड़नी थी अपनी कि हमने आके ताले खोलने हैं उसके। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर कोई सवाल नहीं करता कि तुम किस मुंह से 5 साल हुकूमत करने के बाद मेरे पास वोट मांगने के लिए आए हो जब तुमने मेरे लिए किया कुछ नहीं है। आज मुल्क में सबसे बड़े चैम्पियन डेमोक्रेसी के वो बने हुए हैं जो कि डेमोक्रेसी के एज़ अ फ़लसफ़ा ही ख़िलाफ़ हैं, जो तालिबान के चीयर लीडर्स हैं, जो ख़वातीन को कपड़ों पे ब्लेम करते हैं कि इसीलिए तुम्हारा रेप होता है, ठीक होता है। तो आज वो चैम्पियन बने हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई सवाल नहीं करता, कोई पूछता नहीं है कि आप जब थे हुकूमत में आप क्या कर रहे थे, आपके पास टीम क्या है, कौन है आपका वज़ीर ख़ज़ाना, कौन आपका वज़ीर ख़ारजा होगा, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है, रिफॉर्म एजेंडा क्या है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में वापस कैसे लेके आओगे, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाओगे, रेडिकलिज्म कैसे कम करोगे, नॉर्दर्न बॉर्डर कैसे सिक्योर करोगे, तालिबान को कैसे कर्टेल करोगे। कोई सवाल नहीं करना। हाँ, टिकटॉक पे प्यारा लग रहा है तो वोट दे दो। बांग्लादेश का ये लेसन हमारे मुंह पे तमाचा है, हमें इसको लेना चाहिए, सीखना चाहिए इससे। और जब तक हम एक हजूम को छोड़ के कौम नहीं बन जाते,
और हर नाइंसाफ़ी पे अशराफिया से सवाल नहीं करते। हमारा मुकद्दर सिर्फ़ और सिर्फ सफ़रिंग और ऑपरेशन है। थैंक यू।